नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के आगामी परीक्षा के लिए एमसीक्यू की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई जा रही है। इस श्रृंखला की कड़ी में आज मैं आपके समक्ष भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं मेंस के लिए इंटीग्रेटेड बैच प्रारंभ की जा रही है। ये बैच हमारे यहाँ 31 जुलाई को प्रारंभ की जा रही है, जो मुख्य रूप से सिटी प्लाजा ब्रांच जो कि अनुपम गार्डन के पास है, यहाँ पे 31 जुलाई को शाम को 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच, जो कि इसका मीडियम होगा इंग्लिश मीडियम में। ये जो इवनिंग वाला जो क्लासेस होगी वो इंग्लिश मीडियम में संचालित की जाएगी। वही बात करें हम हेड ऑफिस का, जो मुख्य रूप से ये रजबंधा मैदान जयस्तंभ चौक के पास है। यहाँ पे भी सीजीपीएससी प्री और मेंस के लिए है, लेकिन यहाँ का जो मीडियम होगा वो हिंदी माध्यम होगा, हिंदी माध्यम में संचालित की जाएगी। इसका जो समय होगा 31 जुलाई से 7:30 बजे से सुबह 8:30 बजे के बीच होगा। इस बैच की खासियत ये है कि जितने भी आपको क्लासेस कराई जाएगी वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी होगी। साथ ही आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, पीडीएफ उपलब्ध भी करवाया जाएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़े हम अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है? भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अन्य 2 देशों के साथ कम से कम सीमा साझा करता है? अगर हम देखें भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को, तो यहाँ पे एक है हमारा सिक्किम। सिक्किम जो है भूटान, नेपाल और चीन, इसके साथ सीमा स्पर्श करता है सिक्किम। बात करें हम यहाँ पे असम का, तो असम यहाँ पे भूटान के साथ मुख्य रूप से, यहाँ पे बांग्लादेश के साथ। तो कम से कम 2 बोला गया है, तो एक कौन सा आ गया आपका? असम भी आ गया यहाँ पे। बात करें पश्चिम बंगाल का, तो ये पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से यहाँ पे भूटान, यहाँ पे नेपाल और एक बांग्लादेश, मतलब कौन सा? पश्चिम बंगाल यहाँ पे। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखे, सिक्किम भी कर रहा है, पश्चिम बंगाल भी कर रहा है और एक असम। कम से कम 2 बोला गया है, ठीक है ना। तो 1, 2 और 4, तो अगर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका? ये सही होगा। तो ये क्वेश्चन था बाउंड्री से, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी ऑप्शन। बढ़े अगले प्रश्न को। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन दिया गया है 2 कथन, इसमें ये देखना है कि कौन कौन सी कथन सही दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, ठीक है। उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक म्यांमार। तो अगर भारत का हम नॉर्थ हिस्सा देखें, अगर नॉर्थ हिस्सा, तो यहाँ पे भारत जो है स्थलीय सीमा के रूप में 7 देशों के साथ लगती है। ये जो हिस्सा है पश्चिमोत्तर हिस्सा, ये है पाकिस्तान के साथ, ये वाला, ये पाकिस्तान के साथ रेड क्लिप रेखा कहलाती है। यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा, यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा जो है चीन, जो कि कहलाती है मैकमोहन रेखा, और यहाँ पे है नेपाल और ये है भूटान। साथ में ये वाला हिस्सा है म्यांमार और नीचे वाला ये है आपका बांग्लादेश। अगर हम काउंट करें तो टोटल स्थलीय सीमा कितने देश के साथ है? तो ये 7 देश के साथ है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? ये सही हो गया। दूसरा, श्रीलंका और भारत से खंभात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। जो मुख्य रूप से बात करें हम श्रीलंका का, तो भारत का दक्षिणी जो छोर है इससे लगा हुआ यहाँ पे श्रीलंका, ये क्या है? श्रीलंका है और ये भारत। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो ब्रिज है इसको हम लोग बोलते हैं एडम ब्रिज, या आप राम सेतु के नाम से जानते हैं। एडम ब्रिज, या इसी को क्या बोलते हैं? राम सेतु। तो ये श्रीलंका के साथ क्या बना रही है? सीमा साझा कर रहे वाला। यहीं अगर देखें तो इस नीचे वाले क्षेत्र में है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है पाक की खाड़ी, जिसको पाक जल संधि भी बोलते हैं, पाक जल संधि। तो यहाँ पे पाक जल संधि तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा? ये मन्नार की खाड़ी है। लेकिन हम ऑप्शन में देखें अगर, तो यहाँ पे क्या दिया है? ये खंभात की खाड़ी दी गई, जो कि खंभात की खाड़ी कहाँ पे बनता है? तो ये
गुजरात वाले हिस्से में बनता है, ये वाले हिस्से में, ये खंभात की खाड़ी है, ये वाला हिस्सा। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है, ये आप अगर देख रहे हैं तो इसके कारण क्या होगा, ये गलत हो गया। तो अगर इसमें ऑप्शन देखें तो केवल एक क्या है, ये सही आंसर होगा। तो एक एक वर्ड को आप पढ़ेंगे तब वहां पे समझ में आएगा, नहीं तो आप पाक जल संधि को देखते ही आंसर टिक मार देते वहां पे, ठीक है। तो आपको एक एक वर्ड को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो ऑप्शन एक सही है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला, पुडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुडुचेरी जो कि भारत का क्या है, एक संघ राज्य क्षेत्र है, यूटीएस, यूनियन टेरिटरी स्टेट। तो देखते हैं इसके संबंध में कथन। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र 3 राज्यों के क्षेत्र में शामिल है। अगर हम देखें पुडुचेरी को, तो भारत का दक्षिणी जो भूभाग है, ये हिस्सा है आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये है केरल। तो यहाँ पे केरल पे है माहे, जगह का नाम क्या है, माहे। यहाँ पे है यनम, और ये वाले हिस्से में आपका कराईकल, और यही है आपका क्या, पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो आप देख रहे हो 3 राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों से मिलकर क्या बना है आपका, पुडुचेरी यूटीएस बना है। तो जो पहला कथन है क्या होता है, इसके अनुसार ये सही हो जाता है। दूसरा, पुडुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के दक्षिणी छोर है, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और ये वाला अरब सागर वाला है। क्या पूरे का पूरा जो तटीय क्षेत्र है या जिला है, ये कहाँ, बंगाली खाड़ी में क्या, नहीं। एक तो आप देख रहे हो अरब सागर में भी है माहे। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर देखोगे तो ये बंगाल की खाड़ी वाला, ये क्या होता है, ये गलत होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर भी क्या होगा आपका, केवल एक सही होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर देना है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम से पूरब तक फैली बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी में नेपाल में अधिकतम ऊंची तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियां में से कितनी चोटियां स्थित है। प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि विश्व के जो टॉप 14 है, जो चोटी है, पर्वत, ये जो है पूरे इस 14 में से नेपाल वाले क्षेत्र में, नेपाल देश में कितने ऐसे चोटी क्या है शामिल है, ये पूछा गया यहाँ पे प्रश्न को। अगर इसमें देखा जाए तो ये अभी जो हाल ही में व्यापम में जो आया था प्रश्न, उसी का ही है। तो अगर इसको देखा जाए तो अध्ययन करने से ये पता चलेगा कि टॉप के जो आपके 15 है, उसमें से 8 जो पर्वत है, जो 8 जो पर्वत है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, वो है कहाँ पे, नेपाल पे। तो इसका आंसर ये 8 लेना चाहिए, संभावित है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि टॉप 15 में से कितने जो पर्वत है वो कहाँ पे है, वो नेपाल पे, ये पूछा गया है, ठीक है। अब व्यापम है, आंसर क्या लेगा देखेंगे, लेकिन संभावित आंसर क्या है आपका, ये 8 लिया गया है। क्लियर हुआ ये, ठीक। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की स्थिति एवं विस्तार को अगर देखा जाए तब, तो भारत की स्थिति जो है विश्व स्तर पर अगर देखें तो ये आपका इक्वेटर है, ये आपकी कर्क रेखा 23.5, और नीचे वाला एक मकर रेखा 23.5। तो भारत की स्थिति जो है कहाँ पे है, इस कर्क रेखा में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है। भारत यहाँ पे स्थित है। उसमें देखते हैं, भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, ठीक है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की जो तट रेखा है, तट रेखा मतलब ये जो दक्षिणतम भूभाग है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे में हिंद महासागर, ये जो तट रेखा है, साथ साथ लक्षद्वीप ये वाले हिस्से पे, और यहाँ पे अंडमान निकोबार, पूरी समुद्री सीमा कितना है, 7516 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सही है। तीसरा देखिए, भारत की स्थलीय सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया 8 नहीं है, बल्कि कितना है, ये 7 राज्य, 7 देश के साथ है ये वाला। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो इस प्रश्न के अनुसार देखें तो केवल 2 सही है। तो ऑप्शन देखें तो बी क्या होगा आपका, ये सही आंसर होगा। क्लियर ये, ठीक।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है आपको सहायक नदी और उसकी मुख्य नदियां दी गई है। पहला दिया गया है चंबल नदी। चंबल नदी क्या नर्मदा की सहायक नदी है? ये पूछा गया क्वेश्चन में, सुमेलित है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें कि चंबल नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि हम देखते हैं जब गंगा नदी प्रवाहित होती है तो इस गंगा की एक सहायक नदी पढ़ते हैं यमुना नदी, इसका नाम है यमुना नदी। अब इस यमुना की सहायक नदी में हम पढ़ते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। तो चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदी हुई? यमुना की सहायक नदी हुई। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, सोन नदी क्या यमुना की सहायक नदी है? नहीं, सोन नदी डायरेक्ट किसमें जाके मिलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है और यहाँ पे जाके मिलती है। सोन नदी बिहार पे जाके मिलेगा, तो ये भी क्या होगा? गलत हो गया। दूसरा, मानस नदी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, हम पढ़ेंगे असम वाले क्षेत्र में मानस नदी क्या है? प्रवाहित होती है। तो केवल 3 सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी सही हो जाएंगे। क्लियर? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, तो उसी के आधार पर बेसिन बना है। एक सुंदर उदाहरण है, कहने का मतलब है जो मणिपुर की जो पहाड़ी है उससे घिरा हुआ एक बेसिन है, वो बेसिन का एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं सरोवरीय मैदान। कहने का मतलब है आप पढ़ते होंगे मणिपुर में तैरता हुआ झील, लोकटक झील, एक तालाब के समान बहुत वृहद आकार में होता है, तो वो क्या कहलाता है? सरोवरीय, सरोवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न हिमांचल एवं शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटियों को क्या कहा जाता है? जो हम पढ़ते हैं हिमालय और दक्षिण में शिवालिक हिमालय, ये मध्य हिमालय जिसको हिमांचल बोला जाता है। इसके दक्षिणी भाग में जो घाटियां जो पाई जाती है, इस घाटी को बोला जाता है मुख्य रूप से दून बोलते हैं। दून, जैसे कि आप सुने होंगे देहरादून, कोटली दून, तो ये दून शब्द है क्या चीज? जो शिवालिक और मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलान में जो घाटी जो पाई जाती है उसी को क्या बोला जाता है? दून बोला जाता है। इसी दून को मुख्य रूप से आप सुनते होंगे कि जो मैदानी भाग होता है यहाँ पे, उस मैदानी भाग को मर्ग बोल दिया जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे गुलमर्ग, आप सुने होंगे सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब चीजें क्या है? मर्ग क्या है? मैदानी भाग है। और जो घाटी हो क्या कहलाती है? दून कहलाती है। इसी दून को जैसे कि बंगाल क्षेत्र में बोल देते हैं क्या? बंगाल द्वार, बंगाल द्वार बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना घाटी जो है वो क्या कहलाता है? दून कहलाता है, ये वाला हिस्सा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की जो नदियां है उसके ऊपर विचार करना है। पहला देखते हैं, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा नदी रेखीय विभ्रंश, रिफ्ट अर्थात भ्रंश वाले क्षेत्र से बहती है, ये भी सही है। तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अरब सागर की ओर बहती है, इसको देख लेते हैं। हमको पता है ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका जो ढलान है किस प्रकार से है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो नदी जो है क्या करती है? इस ढलान का अनुसरण करती है, जिसको अनुवर्ती नदी बोलते हैं। जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी पे जा रही है। वहीं अगर बात करें ताप्ती नदी का, ताप्ती नदी और एक नर्मदा नदी, ये दोनों नदी जो है मुख्य रूप से कहाँ से बहती है? तो घाटी से बहती है। जैसे कि एक है आपका विंध्याचल पर्वत और एक है सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बीचों बीच से जो नदी प्रवाहित होती है इसका नाम है नर्मदा, भ्रंश घाटी से, और इसके दक्षिण से जो बहती है इसका नाम है ताप्ती नदी। ये कहाँ पे जाती है? अरब सागर में जाती है। तो प्रायः जो नदी है ढलान का अनुसरण करके बंगाली खाड़ी में जाती है, ना कि अरब सागर में जाती है। 1 और 2 बस सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन अगर देखें तो बी क्या है आपका? ये सही आंसर होगा। क्लियर ये? ठीक, देखते हैं आगे प्रश्न की ओर। सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे घटना दिया गया है ग्रीष्म संक्रांति, शीत संक्रांति, बसंत, शरद,
और उसका डेट दिया गया है। ये मुख्य रूप से पृथ्वी का जो घूर्णन और परिक्रमण गति जो होता है, पृथ्वी जो है 2 प्रकार से गति करता है, जिसमें परिक्रमण आता है। तो परिक्रमण गति किसके चारों ओर होता है? तो सूर्य के चारों ओर। इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। जैसे कि सेंटर में हम रख देते हैं सूर्य को, ये है सूर्य। पृथ्वी की बेसिक जानकारी थोड़ा आप जानिएगा। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर 23.5 पे क्या है, ये झुका हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सामान्य पृथ्वी ऐसा बना दूं तो ये गोल है, बीच वाला इक्वेटर जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, कुछ ऐसा दिखेगा। इसी को 23.5 में अगर झुका दिया जाए तो पृथ्वी की आकृति में कुछ इस प्रकार से ले लेता हूँ। ठीक है, ये झुका हुआ है, ये वाला हिस्सा ये कर्क रेखा और नीचे वाला मकर रेखा। अगर हम एक स्थिति ले पृथ्वी का यहाँ पे, तो ये कुछ इस प्रकार से ये ऐसा है। ठीक है, जहां पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही है? मकर रेखा पे पड़ रही है। और तिरछी कहाँ पे पड़ रही है? आप ये वाले हिस्से पे। तो मकर रेखा पे जो पड़ता है वो कहलाता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर का समय होता है ये वाला हिस्सा। कहाँ पड़ती है? जब ये मकर रेखा पे पड़ रही है। ये नीचे वाला मकर है, विषुवत है, और ये वाला कर्क है। पृथ्वी जब घूर्णन गति करते हुए इस स्थिति पे पहुंचता है यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा कुछ ऐसा होगा जहां पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट भूमध्य रेखा पे पड़ेगा, ये वाले, और ऐसा तिरछा पड़ेगा। जब इक्वेटर में पड़ता है डायरेक्ट तो ये समय होता है 21 मार्च। 21 मार्च। ठीक है, पुनः पृथ्वी जो है घूर्णन गति करते करते यहाँ पे पहुंच गया। जब ये यहाँ पे पहुंचा ये वाले स्थिति पे, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा पृथ्वी की स्थिति। और ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला कर्क रेखा, और इसी कर्क रेखा में सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रही है, बाकी जगह पे तिरछा पड़ रही है। और ये समय होता है कब? 21 जून का, जब कर्क रेखा पे पड़ती है डायरेक्ट, और यहाँ पे विषुवत रेखा पे पड़ती है, विषुवत रेखा पे। पुनः पृथ्वी जो है घूर्णन गति करते कहाँ पहुंच गई? एक स्थिति यहाँ पे है, तो कुछ इस प्रकार से हम ले लेते हैं समझाने के लिए। इसके बाद देखो सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही है? फिर से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे। तो ये तिथि होता है आपका 23 सितंबर। 23 सितंबर, और कहाँ पे पड़ी है? तो विषुवत रेखा पे पड़ी है। तो ये तिथि थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो विषु कहाँ कहाँ के पे हो रहे हैं? विषु शब्द क्या होता है? जब दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है, वो विषु कहलाती है। या जब विषुवत रेखा पे सूर्य के प्रकाश लंबवत या सीधी पड़ती है, वो विषुवत कहलाती है। कब है? 21 मार्च और 23 सितंबर को है। बाकी कर्क रेखा में जब पड़ता है सीधी किरण तो जून का महीना होता है। मकर रेखा में पड़ता है तो कौन सा महीना होता है? दिसंबर का, 22 दिसंबर का होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पे ग्रीष्म संक्रांति मतलब हमारे यहाँ जून महीने की बात कर रहे हैं, तो ग्रीष्म संक्रांति पहले का एक, क्योंकि ये कर्क रेखा पे होगा। बात करें शीत क्रांति का, तो ठंडे महीना कौन सा होगा? दिसंबर का, तो 22 दिसंबर। वसंत विषु, तो वसंत ऋतु कब होता है? मार्च में होता है, 21 मार्च में। और शरद ऋतु कब होता है? ये सितंबर माह में होता है। तो पहले का 1, बी का 2 और सी का 4। तो यहाँ पे देखो ए का 1, बी का 2, सी का 4। तो ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा। ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के अनुसार हो रहा है। ये तिथि याद कीजिएगा, ये पेपर में आया हुआ है कि विषु क्या कहलाता है। विषु क्या कहलाता है? जब सूर्य की किरण सीधी कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा में पड़ती है, वो घटना क्या कहलाती है? विषु कहलाती है। और तिथि क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को है, ये विषु कहलाती है वहां पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा दर्रा भारत के बाहर है? हम दर्रा की बात करें, पास जो क्या होता है, दो पर्वतों के बीच का जो हिस्सा होता है आवागमन का मार्ग, दर्रा कहलाता है परिवहन के लिए। तो भारत में अगर देखे जाए तो बनिहाल दर्रा ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल पर्वत पे। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जहां से सतलज नदी का प्रवेश होता है भारत में, सिपकिला दर्रा से। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, और खैबर दर्रा अगर देखा जाए तो ये जो है कहाँ है? भारत के बाहर है, जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के बीच माना जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं रेशम मार्ग पढ़ते हैं, सिकंदर का आगमन पढ़ते हैं। तो कौन सा दर्रा है जो भारत के बाहर है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, ये सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं।
ये पूछा गया है तुमलपल्ली और आपका भीमा नदी घाटी। बात करें यहाँ पे कर्नाटक लिखा गया है, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो तुमलपल्ली जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा वाले क्षेत्र में, जो मुख्य रूप से आप देखेंगे यूरेनियम से संबंधित यहाँ पे भंडारण मिले हुए हैं वहां पे। तो इसका आंसर क्या होगा? यूरेनियम। ठीक है, ये भी प्रश्न आए हुए अभी पेपर में। नेक्स्ट, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित विषय पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बताया जाए। देखते हैं, पहला जो है इसका जो आकार है त्रिभुजाकार आकृति में, जैसे कि मैंने अभी बनाया था ये भारत, और इसी को बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत, जिसका विस्तार कैसा दिख रहा है? ये त्रिभुजाकार आकृति में। यहाँ पे दिल्ली से लेकर राजमहल की पहाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक। पहला आंसर सही है। दूसरा, इस क्षेत्र की सामान्यतः ढाल पूर्व की ओर है। मैंने जब अभी नदी पढ़ाया आपको तो बताया इसका ढलान कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तीसरा, महानदी इस क्षेत्र की सबसे छोटी नदी है। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि वहां पे और छोटी छोटी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। ये भी सही है। हम पढ़ते हैं 2695 मीटर अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। आप देखे होंगे पूरे पश्चिमी घाट के साथ साथ पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन डी क्या होगा? ये सही आंसर होगा इसके अनुसार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियालो श्रेणी मुख्य रूप से किस चट्टान का उपविभाग है? हम बात करेंगे चट्टानों के क्रम का, तो चट्टानों का क्रम अगर देखते हैं तो सबसे जो बेस चट्टान होता है ये कहलाता है आर्कियन क्रम की चट्टान, जो कि कैसे चट्टान होती है? तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से जो चट्टान बनता है वो कहलाता है आर्कियन क्रम की चट्टान। इसी के ऊपर इसके अपर्दन निच्छालन से बनता है, जिसको बोला जाता है धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसके ऊपर परत के रूप में जो बनता है वो कहलाता है कडप्पा क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टान। इसके ऊपर बनता है कायंत्रित चट्टान, जिसको हम विंध्य क्रम की चट्टान बोलते हैं, विंध्य क्रम की चट्टान। यहाँ पे इसके ऊपर जो बनता है ये कहलाता है, जब दरार आती है, जब उसके ऊपर नदी बहाकर अवसाद जमा करते जाते हैं, जिसके परिणाम से बनता है गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना। और इसके ऊपर अंतिम में बनता है आपका दक्कन ट्रैप। ये भारत के चट्टानों का विभाजन है, लेकिन जनरली हम चट्टान 3 भाग में पढ़ते हैं। एक होता है आग्नेय क्रम की चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, और एक होता है आपका कायांतरित चट्टान। लेकिन ये भारत के अनुसार विभाजन बताया हूँ, धारवाड़, फिर कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। और सबसे बेस चट्टान या आधारी चट्टान कौन सा है? तो आर्कियन क्रम की चट्टान। इसी धारवाड़ क्रम के चट्टान का उप विभाजन कौन सा है? आपका रियालो श्रेणी, जो कि हम पढ़ते हैं कहाँ पे? दिल्ली रिट्स। जब हम अरावली पर्वत पढ़े हैं तो इसका जो सबसे उत्तरी छोर है वो क्या कहलाता है? रियालो श्रेणी कहलाता है, जो किसका भूभाग है? ये धारवाड़ क्रम के चट्टान का भूभाग। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? बात करें हम जनसंख्या का, तो हमारे यहाँ जो डाटा है वर्ष 2011 का है, जनगणना 2011 का, ठीक है। इसके अनुसार जो मेघालय है इसका 27% लगभग क्या हुआ था? जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, सर्वाधिक विस्तार हुआ था मेघालय पे सभी के मुकाबले। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रमुख दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है। ये जो दर्रा दिया गया है पासेस प्रायद्वीपीय भारत के हैं, मुख्य रूप से पश्चिमी घाट का। ये जो हिस्सा है आपका पश्चिमी घाट है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक ये विस्तार है, पश्चिमी घाट। यहाँ पे हम देखते हैं ये वाले क्षेत्र में पहला है आपका थाल घाट, दूसरा है आपका भोर घाट, और तीसरा है आपका मुख्य थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और सबसे दक्षिण में आपका सेनकोट्टा। ये 4 दर्रे हैं प्रमुख रूप से कहाँ पे? पश्चिमी घाट, जिसको हमको जमाना है दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर सेनकोट्टा, पाल, भोर और थाल। तो यहाँ पे देखो सेनकोट्टा, पाल, भोर और ये थाल। तो आंसर सी क्या होगा आपका? ये सही आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न को देखिए कि वो दक्षिण से उत्तर पूछा है, उत्तर से दक्षिण पूछता तो ये वाला क्रम होता आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, कौन सा गलत सुमेलित है बोला गया है। तो जैसे कि हम देखें यहाँ पे दिया गया है रॉस द्वीप,
रॉस द्वीप का नामकरण चेंज करके किया गया है क्या, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये जो द्वीप है अंडमान निकोबार के द्वीप है, जहां पे इसका नामकरण बदला गया है। नील द्वीप को बोला जाता है शहीद द्वीप, ये भी सही है। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप, ये भी सही है। चौथा है पंबन द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप नहीं बोला जाता है। ये अब्दुल कलाम द्वीप मुख्य रूप से व्हीलर द्वीप था, जो कि ये कहाँ पे है, उड़ीसा पे है। और पंबन द्वीप कहाँ पे है, अभी मैंने आपको बताया राम सेतु के बारे में, ये वाला जो हिस्सा है, तो इसी राम सेतु जो ब्रिज है इसके बीचों बीच है, जिसका नाम है पंबन द्वीप, जहाँ पे एक शहर बसता है जिसको हम लोग बोलते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम कौन से द्वीप में बसा है, तो वो पंबन द्वीप में। तो इसके अनुसार क्या होगा, ये गलत होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार कहां तक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पे जो बेसिन बनता है उसका विस्तार कहां तक है, ये भी क्वेश्चन अभी व्यापम में आया हुआ है। अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट का ये जो हमारा स्टेट है, ये वाला, यहां से जो एक जगह है जिसका नाम है मुख्य रूप से चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत मतलब चीन में प्रवाहित हुआ, जब कहलाया क्या, ये सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया, फिर असम में, फिर इधर प्रवाहित होते कहाँ गई, ये बांग्लादेश। तो कहाँ पे बहा ये, भारत में बहा और बांग्लादेश में बहा। तो कहाँ कहाँ, चीन, भारत और ये बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर होगा पहला सही है, पाकिस्तान तो आएगा नहीं, बांग्लादेश सही है। तो 1 और 3, तो यहाँ ऑप्शन देखें तो बी क्या होगा आपका, ये सही आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 11 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। ये भी कब का है, वर्ष 2011 का है। तो ये 17.65 कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, 17.7%, 17.6% था ये मुख्य रूप से। आया समझ में ये। तो ये जो क्वेश्चन थे आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप एक बार इसे जरूर देखिएगा और साथ साथ आप हमारे उड़ान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। आगामी जितने भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए निरंतर आपके लिए सब्जेक्टिव वाइज अलग अलग एमसीक्यू संचालित की जाएगी। साथ में जो आगामी परीक्षा है आप महिला परीक्षक को स्पेशल, उसके लिए आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो होंगे उसकी जानकारी बहुत जल्द आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।